नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सारण एपेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से। और हम पढ़ रहे थे वर्ण, और वर्णों के बारे में हमने बात की थी कि संस्कृत भाषा में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार सामान्य संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं। अब आगे हम आज इस वीडियो के अंदर ये चर्चा करने वाले हैं कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, पाणिनीय शिक्षा में कौन कौन से वर्ण उपयोग में ले जाते हैं, हम उनको किन किन तरीके से या किन किन नामों से जान सकते हैं, उनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इससे रिलेटेड आज ये चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आप सभी मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं अब आपके सामने पाणिनीय शिक्षा के वर्णों के बारे में बात करने वाला हूं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, यानी कि पाणिनीय शिक्षा कह दें या पाणिनी कह दें, पाणिनीय शिक्षा ये एक प्रकार का वैदिक व्याकरण का ग्रंथ जिसके रचयिता पाणिनी, तो पाणिनी के अनुसार प्रश्न पूछ लिया जाए या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछ लिया जाए तो आपको वर्णों की संख्या संस्कृत भाषा में पाणिनी के अनुसार या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितनी है, 63 अथवा 64 वर्ण। तो दोस्तों, ये जो 63 अथवा 64 वर्ण है, इनका आपको प्रयोग करना है कि ये वर्ण किन भागों में बांट सकते हैं। तो हम एक तरीके से इन वर्णों को कह सकते हैं, ये जो वर्ण है, एक तो स्वर जिनको हम कह सकते हैं अच, अच, और शेष अन्य वर्ण। जो अन्य वर्ण है वो कौन कौन से हैं, तो देखो 63 अथवा 64 वर्ण है। उन वर्णों में से स्वरों की संख्या है 21 अथवा 22 तथा जो अन्य वर्ण है वो है आपके 42। अन्य वर्ण जिसमें व्यंजन, व्यंजन के अलावा अयोगवा वर्ण इत्यादि सभी वर्णों को शामिल कर दिया जाए तो ये जो है स्वर 21 अथवा 22 है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, और अन्य वर्ण है उनकी संख्या है 42। तो स्वर जो कौन कौन से हैं, अगर यदि मैं यहाँ पे स्वरों की बात करूं तो संस्कृत भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना संस्कृत भाषा में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी बात अपन करने वाले आगे। तो संस्कृत भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो उन स्वरों की अगर यदि बात करें, स्वर कौन कौन से हैं, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 प्लुत स्वर और नंबर 3 दीर्घ स्वर। ये जो स्वरों की बात हमने की थी, अब मैं यहां पर आगे बात करने वाला हूं स्वरों की। तो जो 3 स्वर है वो कौन कौन से हैं, उनकी अगर यदि बात करें तो वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो देखिए ये जो 3 प्रकार के हैं, इनमें ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ कितने हैं, प्लुत कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो हमने वर्ण पढ़े वो थे, स्वर थे 9। संस्कृत भाषा में सामान्यतः जो हम पढ़ते हैं वो आपके 13 स्वर, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो स्वरों की संख्या वो 21 अथवा 22 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 21 अथवा 22 ये जो संस्कृत भाषा में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार प्रयुक्त स्वर है, इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब यहां पर ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, प्लुत स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, और इसके बाद में मैं आपको जो अन्य 42 वर्ण हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब पहले बात करते हैं नेक्स्ट स्वरों की। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो स्वरों की मैंने आपको संख्या बताई वो है 21 अथवा 22। उसमें से 3 भेद बताए। पहला भेद ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कह दें या मूल स्वर कह दें,
इनकी संख्या कितनी है 5। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या इन्हीं को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या है 8। जैसा कि हमने वर्णमाला में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर मिलाकर के कुल 13 होते हैं और उन्हीं 13 स्वरों के अलावा कुछ स्वर जिनको हम तीसरे भाग के रूप में जानते हैं प्लुत स्वर, जिनका प्रयोग पाणिनीय शिक्षा में या यूं कह सकते हैं वैदिक व्याकरण के अंदर किया गया है। तो प्लुत स्वर ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब इन तीनों में जैसे मैंने कहा था कि स्वर 21 अथवा 22 है, तो ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8, तो प्लुत स्वर कितने होंगे, पीछे बचे हुए जो 8 अथवा 9 है वो ये जो अथवा वाला 21 अथवा 22 का लोचा है वो किसमें है, प्लुत स्वरों के अंतर्गत है। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर 5 कौन कौन से हैं, तो वो है अ, ई, उ, री और लृ। ये 5 ह्रस्व स्वर है। इसके बाद में दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर की अगर यदि अपन बात करें तो वो कौन कौन से हैं, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री। ये दीर्घ स्वर है, लेकिन लृ के दीर्घ का अभाव होता है, तो इस लृ का दीर्घ वर्ण नहीं होता है। लृ के दीर्घ का अभाव होता है। तो सीधा सा प्रश्न अगर यदि पूछ लिया जाए कि जो ह्रस्व स्वर है उनमें से कौन से वर्ण के दीर्घ का अभाव होता है, कस्य वर्णस्य दीर्घो अभाव, तो दोस्तों कौन से वर्ण के दीर्घ का अभाव होता है, लृ वर्ण के दीर्घ का अभाव होता है। अब यहां पे हमने जो ये बात की थी, इन वर्णों के अलावा जो ये लृ वर्ण के दीर्घ का अभाव, इसको मैं इधर बंद कर देता हूं कोष्टक के अंदर। ये जो हम बात कर रहे थे दीर्घ स्वरों की, तो ये 4 दीर्घ स्वर है, अ का दीर्घ, ई का, उ का और री का। लेकिन इसके अलावा जो 4 अन्य है वो है ए, ओ, आई और औ। ये जो हमने बात की थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो ए है वो अ और ई के मिलने से बना हुआ है, ओ है वो अ और उ के मिलने से बना हुआ है, अ और ए के मिलने से आई बना हुआ है, और ओ है वो अ और ओ के मिलने से औ बना हुआ है। अब बात करते हैं आगे प्लुत स्वरों की। तो यहां पर जैसे ये जो दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर है उन्हीं का ही जो तीसरा रूप, देखो ये ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर जो द्विमात्रिक होते हैं और प्लुत स्वर है वो त्रिमात्रिक होते हैं, यानी कि 1 मात्रा काल के बराबर उच्चारण इनका, 2 मात्रा काल के बराबर उच्चारण इनका, और आपके 2 से अधिक मात्रा काल के बराबर अगर यदि उच्चारण होता है तो वह प्लुत स्वर कहलाता है, जिसमें अ का प्लुत। दोस्तों ये चिन्ह ध्यान रखना आपको कि अगर यदि किसी स्वर के ऊपर ऐसा अगर यदि चिन्ह लिखा हुआ मिले 3 का, तो वह ये संकेत करता है कि इस स्वर का उच्चारण 3 मात्रा काल के बराबर होगा और वह स्वर कौन सा कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। अब यहां पे मैं बात करूं कि ये जो अ का दीर्घ प्लुत, इसी तरीके से ई का प्लुत, उ का प्लुत, री का प्लुत और लृ का प्लुत। लृ का प्लुत, ये जो लृ का प्लुत है, कुछ विद्वानों के अनुसार लृ वर्ण के जब दीर्घ का अभाव होने की वजह से इसको प्लुत नहीं माना गया, तो उन विद्वानों ने इनको 8 प्लुत स्वरों का नाम देते हुए 8 माना। लेकिन ये जो है 9 स्वर, अगर यदि प्लुत स्वर मान लिया जाए लृ को, तो कितना हो गए, 9 प्लुत स्वर होंगे। इसके अलावा ए का प्लुत, आई का प्लुत, ओ का प्लुत और औ का प्लुत स्वर। इस प्रकार से ये 8 अथवा 9 प्लुत स्वर है। दीर्घ स्वर आपके 8 है और ह्रस्व स्वर 5 है। तो ये कुल पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 अथवा 22 आपके स्वर माने गए हैं। अब देखो यहां पे सीधा सीधा प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, मैं उनकी बात करूं तो प्रश्नों की सबसे पहली बात कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, तो ध्यान रखना इसका उत्तर आपको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार या पाणिनि के अनुसार पूछ लिया जाए
तो इसका उत्तर आपको देना है वो है 21 अथवा 22। अब फिर पूछ लिया जाए संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं, 1, 2 और 3 प्रकार के। संस्कृत भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। फिर आपको अगर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि कितने ह्रस्व स्वर होते हैं, तो ये ह्रस्व स्वर आपके चाहे पाणिनि के अनुसार पूछे जाए या संस्कृत भाषा में मूल स्वर पूछे जाए, तो मूलतः ह्रस्व स्वर माहेश्वरी सूत्रों में भी कितने हैं, 5 है। फिर इसके बाद में बात करें दीर्घ या संयुक्त स्वरों की, तो दोस्तों ये जो दीर्घ अथवा संयुक्त स्वर है वो उनकी संख्या कितनी है, 8। लेकिन अगर यदि यहाँ पूछा जाए कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार या माहेश्वरी सूत्रों में कितने दीर्घ या संयुक्त स्वरों का प्रयोग हुआ है, तो वो कितने दीर्घ अथवा संयुक्त स्वर है, उनकी संख्या है 4 माहेश्वरी सूत्रों में। लेकिन संस्कृत भाषा में दीर्घ स्वर कितने हैं, 8। फिर बात आती है प्लुत स्वरों की। सबसे पहले प्लुत स्वर का निर्माण क्यों किया गया, तो वैदिक व्याकरण में वर्णों के उच्चारण के लिए प्लुत स्वर का निर्माण किया गया, क्योंकि वर्णों के उच्चारण को जब यदि लय के लिए लंबा उच्चारण करना होता है तो उसके लिए प्लुत स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे स्वरों के लिए प्लुत स्वर का निर्माण किया गया जिनकी संख्या 8 अथवा 9 है। अब मैंने जैसे ये बताया यहाँ पर कि आपके स्वर 21 अथवा 22 होते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अन्य जो 42 वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम उन अन्य 42 वर्णों की अब चर्चा करेंगे इसके आगे। तो देखिएगा अभी यहां पर दोस्तों कि ये जो है मैंने स्वर बताए। अब आगे अपन बात करते हैं अन्य जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं। अन्य शेष वर्ण जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 42 अन्य शेष वर्ण है वो कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कि 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन। ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है जिनको उदित व्यंजन भी हम कह सकते हैं, उदित वर्ण भी कह सकते हैं, और इन्हीं को हम ये कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन कह दें, स्पर्श व्यंजन कह दें या उदित वर्ण कह दें, वो सभी उनकी संख्या कितनी है, 25। और वे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं आपके शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर ये पूरा डिटेल में बता दिया था। कु का मतलब क्या होता है, क वर्ग। चू का मतलब च वर्ग, और टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, और पू का मतलब प वर्ग। तो ये इस प्रकार से कु, चू, टू, तू, पू, ये प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ण, तो क से लेकर के म तक आने वाले वर्ण यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 25। अगर यदि यहाँ पे एक मैं पंक्ति लिख रहा हूं, ध्यान रखना, कादयो मावसानाम स्पर्शः, कादयो मावसानाम स्पर्शः। कई बार ऐसा होता है सीधे इन पंक्तियों में से प्रश्न बना दिए जाते हैं। यहां पे आपको कह दिया जाता है कादयो मावसानाम किम, तो ध्यान रखना क से लेकर मह तक आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये पंक्ति ध्यान रखें। इसके बाद में 25 के बाद में 4 व्यंजन जो हमने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, वो अंतस्थ, वो भी यहाँ पर वापस अंतस्थ। इसके अलावा 4 व्यंजन ऊष्म, अंतस्थ को प्रत्याहार के तहत अगर यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, यण प्रत्याहार। कौन कौन से होते हैं, य, व, र, ल, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया, अब दोबारा बता रहा हूं, इनका क्रम ध्यान रखना। इसके बाद में ऊष्म व्यंजनों के अंदर शल प्रत्याहार, और शल प्रत्याहार के जो उचित क्रम है तालव्यषकार, मूर्धन्येश, इसके अलावा दंत्येश, और उसके बाद में ह, ये जो है उचित क्रम, इनका भी ध्यान रखें। इन जो 33 व्यंजन हमने पढ़े, इन 33 व्यंजनों के अलावा जो वर्ण है उनको भी पाणिनीय शिक्षा के अंदर सम्मिलित किया गया, इसलिए उनकी संख्या आपके 63 अथवा 64 है। तो ये तो हमने पढ़ भी लिया था पिछले वीडियो के अंदर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म वर्ण, ये 4 हो गए। इसके अलावा 4 वर्ण है वो यम वर्ण, यम वर्ण। तो ध्यान रखना यम वर्णों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, तो ध्यान रखने प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण में से कोई भी वर्ण यम वर्ण कहलाता है।
कब कहलाता है? जब इनमें से दो वर्णों के बाद में, अगर यदि जैसे वैसे ये वैदिक व्याकरण में अधिक यूज होता है, और जैसे अगर यदि मैं यहां पे शब्द लिखूं अंगनी, तो यहां पे ये जो है ग जिसका दो बार प्रयोग किया गया है, तो यहां पर ये जो द्वितीय ग है इसको हम यहां पे क्या कहते हैं? यम वर्ण कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा वर्ण जब लगातार दो बार आ जाए और उसके बाद में अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हो जाए, तो जो द्वितीय वर्ण है वो यहां पे क्या कहलाता है? यम वर्ण कहलाता है, और इसका उच्चारण अनुनासिक होता है। अनुनासिक होता है ये। तो इसके लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे यम वर्णों के अंदर अगर यदि क का होगा तो उसका उच्चारण कुम की तरह होगा, यहां पर ख होगा तो उसका उच्चारण खुम की तरह होगा, और अगर यदि ग होगा तो उसका उच्चारण गुम की तरह, और घ होगा तो उसका उच्चारण घुम की तरह होता है। दोस्तों तो इसलिए वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। तो ये आपके 33 और 4 कितने हो गए? 37। इसके बाद में अगर यदि दोस्तों बात करें तो ये जो वर्ण है, इसके अलावा जो अन्य वर्ण कौन कौन से हैं 4 यम वर्णों के अलावा? तो देखिएगा इधर, ये 4 वर्णों के बाद में एक वर्ण जो हम अयोगवा के रूप में पढ़ चुके हैं, अनुस्वार, एक वर्ण विसर्ग, एक वर्ण जीवामूल्य, जीवामूल्य, और एक वर्ण उपदमानीय, उपदमानीय, और एक वर्ण जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा वो है दुस्पृष्ट वर्ण। ये दुस्पृष्ट वर्ण एक तरीके से ळ की तरह, ये जो आपके वर्ण लिखा हुआ है जिसका उच्चारण होता है ळ, बहुत ही इसका उच्चारण करना कठिन है, इसलिए इसको दुस्पृष्ट वर्ण के रूप में जाना जाता है। यानी जिसमें ये पता नहीं चलता है कि उच्चारण के समय हमारी जीवा मुख के कौन से भाग को स्पर्श कर रही है, इसलिए इस वर्ण को दुस्पृष्ट वर्ण कहा जाता है ळ, जिसका उच्चारण एक तरीके से होता है जैसे बादल, ईड़े, ये जो शब्द है इसके अंदर जो लिखा जाता है वो वर्ण दुस्पृष्ट वर्ण ळ है। ध्यान रखना, ल अलग है और ळ अलग है। तो यहां पर ये 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 25, 29, 4 33 और 4 37, उसके बाद में 38, 39, 40, 41 और 42, ये अन्य जो वर्ण हमने अभी बात की थी कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों देखें, ये यहाँ पे पाणिनीय शिक्षा के वर्णों की मैंने बात की थी। वर्ण कितने होते हैं? 63 अथवा 64। एक बार रिवीजन के लिए मैं फटाफट बता देता हूँ। स्वर कितने होते हैं? 21 अथवा 22। और संस्कृत भाषा में पूछ ले स्वरा कतिधा, कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तो आपको यहाँ पे प्रकार कितना बताना है? 3 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद में 3 कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो उसकी चर्चा हमने इस यहाँ पे की थी कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5, दीर्घ कितने होते हैं? 8, और प्लुत स्वर कितने होते हैं? 8 अथवा 9 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उसकी बात भी मैंने डिटेल से कर ली है। और इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि जो ये यहाँ पर हमने बात की पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो आपके 21 अथवा 22 स्वरों के अलावा जो अन्य वर्ण 42 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल से आपके सामने बताया है कि कौन कौन से वर्ण 42 आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार होते हैं। अब इससे रिलेटेड दोस्तों अगर यदि कोई प्रश्न बनता है, मैं जैसे कुछ प्रश्नों को यहाँ बोलता हूँ, आप उसके उत्तर अपने मन में विचार करते चले मेरे साथ साथ। अगर यदि पूछ ले संस्कृत भाषायाम कति स्पर्शाः, या प्रश्न पूछ लिया जाता है पाणिनीय मतानुसारेण या फिर पाणिनीय शिक्षानुसारेण संस्कृत भाषायाम कति वर्णाः, तो आपको ध्यान रखना उत्तर कितना होगा? 63 अथवा 64। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि अगर यदि पूछ लिया जाए अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम, तो अंतस्थ वर्णानाम उचित क्रम किम। अगर यदि पूछ लिया जाए उष्म वर्णानाम उचित क्रम किम, तो ध्यान रखना अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम और उष्म वर्णों का उचित क्रम मैंने बता दिया। फिर इसके अलावा पूछ लिया जाए अत्र कः उष्म वर्णो अस्ति, यण वर्णो अस्ति, अत्र कः यण वर्णो न अस्ति, शल वर्णों का अस्ति, ऐसे आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है। संस्कृत भाषायाम कति यम वर्णाः, कति अयोगवाः वर्णा,
ऐसे बहुत सारे प्रश्न है वो इससे संबंधित बन सकते हैं। आपको अगर यदि मेरे इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, कुछ दिक्कत है, आपके ऐसे कोई प्रश्न है जिनके उत्तर अगर यदि वर्ण से संबंधित नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जल्दी ही उनके उत्तर डालने का प्रयास करूंगा, आपके सामने उनको आगे वाले वीडियोज में साझा करने का प्रयास करूंगा या फिर आपको किसी संपर्क सूत्र के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों हम आगे ले चलते हैं आपको। अब मैं बात करने वाला हूं वर्णों के बाद में इन वर्णों के उच्चारण से संबंधित, क्योंकि अपनी तीसरी रीड की जो इकाई है उसके अंदर स्वर व्यंजन और इसके बाद में उनके उच्चारण स्थानों से संबंधित आपके टॉपिक दे रखा है। तो उसके बारे में उच्चारण, इन वर्णों का जो हम जब उच्चारण करते हैं तो वह किसी निश्चित स्थान से किया जाता है, इसलिए उनको उच्चारणों के स्थान कहा जाता है, उच्चारण स्थान कह सकते हैं वर्णों के, वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर यदि इसमें कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उत्तर दे दूंगा। ये मैंने आपको अभी आपके सामने बात कही है, फिर से दोहराता हूं इस बात को। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं अच्छी तरीके से किसी प्रकार से भी, किसी माध्यम से भी जो है आपके उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं आपके उच्चारण स्थान। अगर यदि सबसे पहले उच्चारण स्थान की बात करें तो दोस्तों उच्चारण कहते किसको है, तो यहां पे बात आती है कि उच्चारण कहते किसको है। तो उच्चारण यानी हम वर्णों का जब उच्चारण करते हैं, कोई ध्वनि निकालते हैं, वह वर्णों का उच्चारण कहलाता है और जिन स्थानों से किया जाता है वह वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ उच्चारण स्थानानि। तो उच्चारण स्थानानि यानी उच्चारण स्थान। सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है इन वर्णों के उच्चारण स्थान का, तो सबसे पहला प्रश्न बनता है वर्णों के उच्चारण स्थान का, वो ये बनता है कि उच्चारण स्थान होते कितने हैं। सबसे पहला ही प्रश्न ध्यान रखना, संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थानानि। पहला सा प्रश्न कई बार परीक्षा में, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो रीट की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार प्रत्येक वर्ण के उच्चारण, देखो अब इसमें पहले तो मैं बात करता हूं प्रश्न, आपको वहां पे उच्चारण स्थान कितने हैं संख्या के बारे में पूछा जा सकता है, स्थान कितने हैं। फिर पूछा जा सकता है किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, कि वो वर्ण कहां से उच्चारित होता है। तीसरा जो प्रश्न पूछा जा सकता है किसी वर्ग का उच्चारण स्थान, वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, जैसे क वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, या फिर पूछ लिया जाता है आपके त वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, या फिर पूछ लिया जाता है कि संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थानानि भवन्ति, या फिर आपके प्रश्न पूछा जा सकता है स्थान का जो वर्ण है, यानी कि तालु स्थानीय वर्णो नास्ति, या तालु स्थान उच्चारितो वर्णो नास्ति, यानी कि तालु स्थान से उच्चारित होने वाला वर्ण निम्न में से कौन सा नहीं है। ऐसा अगर यदि प्रश्न पूछा जा सकता है तो यहाँ पे ये लगभग आपके 4 टाइप की, ये तो मैंने यहाँ पे जो स्थान लिखा है मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं संख्या के अंदर। और यहाँ पे मैंने पूछा है कि कौन सा उस स्थान का वर्ण नहीं है, यानी कि उस स्थान का वर्ण नहीं है। जैसे मान लो तालु का उच्चारित होने वाला वर्ण, अगर मैं यहां पे कह दूं कि तालु उच्चारण स्थान का उच्चारण वाला वर्ण कौन सा निम्न में से नहीं है, जैसे मान लो यहां पे मैंने लिख दिया ये वर्ण लिखा है, मैंने ये वर्ण लिखा है, इसके अलावा मैंने यहां पर ये वर्ण लिखा है, यहां पर ये वर्ण लिखा च य श और स। तो ध्यान रखें इन चारों में से निम्न में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होने वाला नहीं है। ऐसे प्रश्न है वो इससे संबंधित बनते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो उच्चारण स्थान कितने होते हैं उसकी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो देखें इधर उच्चारण स्थान कितने होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं 8 दोस्तों। तो अगर यदि, और ये किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर कह दे, पाणिनीय शिक्षा अनुसार कह दे, या फिर पूछ ले संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थानानि, तो पाणिनीय शिक्षानुसारेण संस्कृत भाषायाम 8 उच्चारण स्थानानि भवन्ति। 8 उच्चारण स्थानानि, ध्यान रखना 8 उच्चारण स्थान होते हैं। तो ये आपको शब्द ध्यान रखना उच्चारण स्थानों के बारे में। लेकिन अब वो कौन कौन से होते हैं, तो दूसरा प्रश्न बनता है क उच्चारण स्थानम न अस्ति। जैसे मान लो प्रश्न बना दिया गया कि अगर यदि दे दिया कंठः तालु
मूर्धा मुखम एतेषु क उच्चारण स्थानम न अस्ति, कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है। तो ध्यान रखना इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है, तो उसके लिए पहले मेरे साथ में आप देखिएगा कि 8 उच्चारण स्थान कौन से हैं। तो इनमें 8 उच्चारण स्थान कौन से हैं, यहां पे मैं ये बता रहा हूं आपको इस श्लोक के माध्यम से। क्या लिखा हुआ, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, यानी कि वर्णों के उच्चारण के 8 स्थान होते हैं। इस पाणिनीय शिक्षा के श्लोक के माध्यम से ये स्पष्ट है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8 होते हैं। वो कौन कौन से, नंबर 1 उरह, जिसको उरस भी कह सकते हैं, उरस। दूसरा कंठः, तीसरा शिरः, शिर आप इसको शिरस भी कह सकते हैं, या आप इसके दूसरे शब्द में मूर्धा भी इसी को कहते हैं, मूर्धा कह दें या शिरस कह दें, एक ही बात है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जीवामूलम नंबर 4, नंबर 5 दंत, नंबर 6 नासिका, नंबर 7 ओष्ठ। यहां पे देखो नासिका ओष्ठौ लिखा हुआ है, तो नासिका और ओष्ठ, और नंबर 8 तालु। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि उच्चारण स्थान 8 कौन कौन से होते हैं। यहां पे मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, उनको ध्यान से देखेगा। ये सबसे पहले अगर यदि मैं एक निश्चित क्रम जो आपको याद हो सके उस क्रम में लिखूं, तो कंठ, तालु, मूर्धा या शिरस, दंत, ओष्ठ। इसके बाद में नासिका, जीवामूलम और उरस। ये आपके 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये एक निश्चित क्रम जो हमारे मुख के अंदर स्थित है, उसी क्रम को आपको ध्यान में रखना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूलम और उरस। दोस्तों जैसे अगर यदि यहां पे मैं आपको बताना चाहूं, तो हम बात करते हैं इन उच्चारण स्थानों के अंदर, तो हमारी जो स्वर तंत्रिका एक प्रकार से होती है, उसके अंदर सबसे जो मुख के आंतरिक भाग के अंदर होता है, अगर यदि यहाँ पे मैं इस तरीके से हमारे शरीर के अंगों की बात करूं, बाहर की तरफ चलें, तो यहाँ पर जो हमारे गले के अंदर तंत्रिका होती है, इसको क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है दोस्तों, कंठ। और कंठ के बाद में हमारे यहां पर जो ये जैसे दांतों के पीछे की तरफ देखो, यहां पर ये जो कंठ के बाद में ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है, तालु कहलाता है दोस्तों, तालु। ये जिसको हम कोमल तालु भी कह सकते हैं। इसके बाद में ये जो दांतों के पहले वाला भाग, यहां जो ये पीछे का जो उभरा हुआ भाग होता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। और इसके बाद में दंत और ओष्ठ, ओष्ठ। तो ये इस तरीके से क्रम रहेगा कि हमारे जैसे वर्णों का उच्चारण स्थान, ये क्रम में इसलिए बता रहा हूं, आपको याद भी रहेगा। और वर्ग के अनुसार, जैसे क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, और त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। इसीलिए ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो क्रम है आपको याद रहेगा तो आसानी रहेगी। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही हमारे शरीर के अंदर अंगों के क्रम है। और इन्हीं स्थानों को स्पर्श करती हुई ध्वनि जब बाहर आती है तो वर्ण जो उच्चारित होते हैं वो वर्ण कंठीय वर्ण कहलाते हैं। तालु से उच्चारित होते हैं उनको तालव्य कहा जाता है, मूर्धा से उच्चारित होने वालों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, और दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों को दंतीय वर्ण कहा जाता है, और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को ओष्ठीय वर्ण कहा जाता है। तो इन वर्णों के अलावा जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका, जीवामूलम और उरस। इन उच्चारण स्थान 5 ये और 3 ये 8, इनमें से उरस सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है, उरस सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है। इसलिए दोस्तों उरस सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होने के कारण इनको अलग से बाद के जो प्रवृत्ति आचार्यों के द्वारा जब उच्चारण स्थानों की बात की गई
तो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इसलिए सामान्यतः अगर यदि पूछ लिया जाए, अगर वहां ऑप्शन में आपके 8 नहीं हो उच्चारण स्थानों की संख्या, या पूछ लिया जाए सामान्यतः संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थान आनी, तो वहां पर आपके संख्या कितनी मानी गई है? 7 मानी गई है। ध्यान रखना, पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 8 है। और वो 8वां कौन सा है जिसको सामान्यतः संस्कृत में सम्मिलित नहीं किया जाता? वो दोस्तों कौन सा है? उरस। अब आगे अपन इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं और उन वर्णों का उच्चारण स्थान याद कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों आप यहां पे देखें, ये जो हम मेरे सूत्र लिखे हुए हैं, आप इनको आसानी से याद कर लेते हैं अगर, तो आपको बहुत ही आसानी रहने वाली है कि आप बहुत आसानी से इन वर्णों को याद कर सकते हैं, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होने वाला। सबसे पहला एक जो इसका प्रश्न बनने वाला, इन सूत्रों को याद करने से क्या फायदा होगा कि एक तो आपके इनमें से बनने वाला सीधा प्रश्न आपके सरल हो जाएगा। जैसे मान लो सूत्र लिखा हुआ अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, तो यहां पे अगर पूछा जाए कंठ और यहां ऑप्शन में दे दिया जाए अकुह विसर्जनिया नाम, इचुयसा नाम, ऋटुरसा नाम, लृतुलसा नाम, तो यहां पे आपको बताना है, इसका मतलब यह है कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से, तो वो सारे इस नियम के अंदर सूत्र में लिखे हुए हैं। कौन कौन से? जैसे ये जो अ है, ये अ और इसका सवर्णी स्वर आ, कु का मतलब बी मैंने आपको बताया, क वर्ग, ह, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। तो दोस्तों इन कंठ से, यानी कि इनका उच्चारण स्थान है कंठ, और इस स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? कंठीय वर्ण कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? कंठीय वर्ण। ध्यान रखना, कंठीय। तो ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की हम बात कर रहे हैं। अब यहां मैं बात करूं तो दोस्तों ये कंठ से उच्चारित, अब कौन कौन से वर्ण, तो देखेगा यहां पर आपके जो लिखा हुआ है वो एक तो अ का मतलब यहां अ और इसका सवर्णी स्वर आ दोनों है। इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण है वो आपके कंठ से होता है। इसके अलावा और कौन से वर्ण हैं, तो यहां पे देखें, ये आगे लिखा हुआ है कु, इसके अंदर कु लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया क वर्ग पूरा। क वर्ग के सभी वर्ण इससे उच्चारित होते हैं। और इसके बाद में ह वर्ण का उच्चारण भी कंठ से होता है, और विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। तो इस प्रकार से ये सभी वर्ण कंठीय वर्ण कहलाते हैं और कंठ से उच्चारित होते हैं। अब इसमें सीधा सा प्रश्न बनता है, कस्य वर्णस्य उच्चारण कंठ स्थानेन न भवति, या ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, कंठ उच्चारितो वर्णो न अस्ति, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण नहीं है, तो निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये ध्यान रखें, अ आ क वर्ग के पांचों वर्ण, ह और इसके अलावा विसर्ग के अलावा कोई भी वर्ण कंठ से उच्चारित नहीं होता है। इसके बाद में अगर यदि बात करें तो दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। उससे उच्चारित होने वाले वर्णों के लिए आपको सूत्र याद रखना है, इचु यसा नाम तालु, यानी कि ये जो ई है इसका भी उच्चारण स्थान तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण, तो देखें ई और ई का सवर्णी स्वर दीर्घ ई, इसके अलावा च वर्ग के वर्ण सभी, और फिर एक आ जाता है वर्ण य, इसके अलावा तालव्य शंकर वाला स, ये जो है इसका उच्चारण भी कहां से होता है? तालु से होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूर्धा उच्चारण स्थान वाले सूत्रों को याद रखना है, तो सूत्र है ऋटुषाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इससे उच्चारित होने वाले वर्णों को मूर्धनीय वर्ण कहते हैं दोस्तों। और इससे मूर्धा से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो इस सूत्र में लिखे हुए सारे री, इस री का मतलब होता है री और दीर्घ री, इसके अलावा टू का मतलब हो जाएगा ट वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, और इसके बाद में ये जो लिखा हुआ है र, और इसके बाद में लिखा हुआ मूर्धन्य श, जिसको हम षटकोण वाला स भी कह सकते हैं, जिससे पहचान कई बार ये जो है तीनों उच्चारण स्थान की सिमिलरिटी की वजह से पहचान नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिएगा जो मूर्धन्य शकार, और इसके बाद में हम बात करें कि दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों को दंत वर्ण या दंतीय वर्ण कह सकते हैं। और इससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो वो है द्रि,
इस ली का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए केवल ली इसका सवर्णी नहीं, और इसके अलावा आपके तू यानी त वर्ग, इसके अलावा ल और स, तो ये जो है इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? दंत से। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट लिखा हुआ है उपपद मान्या नाम ओष्ठौ, यानी कि ये जो है ओष्ठ उच्चारण स्थान से कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? तो ओष्ठ जो उच्चारण स्थान है उससे उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहेंगे? ओष्ठीय वर्ण। और कौन कौन से वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है? तो एक वर्ण है उ, ऊ का सवर्णी स्वर दीर्घ उ, इसके अलावा ये लिखा हुआ उपदमानीय, एक तो प वर्ग के वर्ण पू, उपपद मान्य नाम, तो ये ऊ का मतलब ऊ और दीर्घ ऊ, इस पू का मतलब यहां पे ये पू दीर्घ लिखा हुआ है, तो इसको आप अगर यदि संधि विच्छेद करेंगे तो पू और ऊ, तो इस पू का मतलब यहां पर है प वर्ग, और ये जो ऊ लिखा हुआ है ये उपदमानीय शब्द का है, तो बन जाएगा शब्द उपदमानीय, यानी कि ये जो आपके अर्ध विसर्ग का चिन्ह प से पहले और अर्ध विसर्ग का चिन्ह फ से पहले होता है, इन वर्णों का उच्चारण भी कहां से होता है? आपके ओष्ठ स्थान से होता है, इसलिए इनको ओष्ठीय वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों ये ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट उच्चारण स्थान नासिका की। तो नासिका उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो एक है वर्ग का पांचवा वर्ण ञ, ग, म, ण और न, ये प्रत्येक वर्ग के पांचवे वर्ण, यहां लिखा हुआ य, म, ग, ण और न, यम गणना नाम नासिका। तो यहां पर ये वर्ग का पांचवा वर्ण, तो इनको नासिकीय वर्ण कहा जाता है। नासिका उच्चारण स्थान वाले वर्णों की अगर यहां पे मैं बात करूं तो वर्ग के क्रम के हिसाब से लिखूं तो क वर्ग का पांचवा वर्ण ग, फिर च वर्ग का पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पांचवा वर्ण और त वर्ग का पांचवा वर्ण और प वर्ग का पांचवा वर्ण, ये सभी वर्ण नासिका से उच्चारित होते हैं। और इसके साथ साथ अपने वर्गों के उच्चारण, जैसे कंठ से भी क वर्ग का पांचवा वर्ण उच्चारित होता है, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि इस ग वर्ण के दो उच्चारण स्थान हो गए, एक तो कंठ और दूसरा नासिका। तो यानी ये वर्ण है वो कंठ और नासिका दोनों उच्चारण स्थानों से उच्चारित होता है, कंठ नासिका। तो आप ध्यान रखें इसका दोस्तों, ये कंठ और नासिका दोनों से उच्चारित होता है। तो यहां पर इसके उच्चारण स्थान कितने हो गए? दो। तो ऐसे ये जो पांचों वर्ण लिखे हुए हैं प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, ये दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्णों में सम्मिलित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का भी उच्चारण कहां से होता है? नासिका से। तो ध्यान देखिएगा कि नासिका उच्चारण स्थान अनुस्वार भी नासिकीय वर्ण कहलाता है, तो ये अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है। नेक्स्ट बात करें एदे तो कंठ तालु, ये कंठ तालु, तो कंठ तालु यानी कि कंठ और तालु दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो शब्द बनता है कंठ तालु उच्चारण स्थान। और ये किन का है? एदे तो का मतलब ए और आई का उच्चारण स्थान। दोस्तों यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये उच्चारण स्थान इनको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। कंठ और तालु इसके मिलने से बना हुआ है, तो इसलिए इस उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालु। और कंठ तालु इसके कौन से वर्णों का है? तो ए और आई वर्णों का, ए वर्ण। अब देखो यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि ए वर्ण किससे मिलकर के बना हुआ है? अ और ई से, अ और ई से। अब अ का उच्चारण कहां से होता है? तो अ का उच्चारण होता है कंठ से, और ई का उच्चारण कहां से होता है? तालु। तो जब ये ए वर्ण अ और ई के मिलने से बना हुआ है, तो इनके अगर यदि उच्चारण स्थान भी मिला दिए जाए तो क्या बन जाएंगे? कंठ तालु। तो कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण ए और इसके अलावा आई, ये दोनों जो स्वर है इनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ तालु से। ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट जो है वो आपके है ओदोतो कंठोष्ठम। जैसे कंठ तालु उच्चारण स्थान है, वैसे के वैसे कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थानों को मिलाने से बनता है
कंठोष्ठ, तो ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं या इनको कह सकते हैं कंठोष्ठीय वर्ण। और कौन कौन से होते हैं, तो उदोतो का मतलब यहां पर है ओ और औ, ओ और औ, ये जो दोनों वर्ण है ये दोनों वर्ण कंठोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। जैसे ये ए वर्ण अ और ई के मिलने से बना हुआ है, वैसे के वैसे दोस्तों ये जो ओ वर्ण है वो अ और उ के मिलने से बना हुआ है, अ और उ के मिलने से बना हुआ है। अ का उच्चारण स्थान यहाँ पे लिखा हुआ कंठ, उ का उच्चारण स्थान तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ उ का स्थान है वो है ओष्ठ, तो इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंठ और ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ, इसका ओ का उच्चारण स्थान, इसके साथ साथ औ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वकारस्य दंतोष्टम, यानी ये एक ऐसा वर्ण जिसका अलग ही उच्चारण होता है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, और यहां पर दंत और ओष्ठ को मिलाने से बना हुआ है, यानी कि ये जो ए आई है इसके भी दो उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु। जैसे अभी मैंने यहां पे आपको बताया था यम गण, इन प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान हैं, और ये ए और आई भी वर्ण ऐसे हैं जिनके दो उच्चारण स्थान हैं, और ओ और औ वर्ण भी ऐसे हैं जिनके दो उच्चारण स्थान है। इसके अलावा एक और वर्ण वकारस्य, वकारस्य का मतलब वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ये दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है, वह। अब आगे यदि अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सूत्र है जीवामूल्यस्य जीवामूलम, यानी कि जो जीवामूल्य वर्ण, जीवामूल्य वर्ण कौन से दोस्तों, तो अर्ध विसर्ग के बाद में लिखा हुआ क और अर्ध विसर्ग के बाद में लिखा हुआ ख वर्ण, ये जो है अल्पप्राण और महाप्राण के रूप में जो वर्ण लिखे हुए ये जीवामूल्य वर्ण कहलाते हैं, और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, जीवामूलम। ये मैंने आपको बताया, इन सूत्रों को आप सीधे सीधे याद करें। अकु अविसर्जनिया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतुर्षा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दंता, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, यमगणना नाम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, एदेतो कंठतालु, ओदोतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जीवामूल्यस्य जीवामूलम। आपको ऐसे ही याद करना, और इन्हीं के नीचे, क्योंकि ये जो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण सारे इस सूत्र में लिखे हुए हैं, जैसे तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण सारे इसमें लिखे हुए, देखो यहां पर ये मैंने अभी आपके सामने जो लिखे हैं वो इसी के अंदर है, ई च वर्ग य और श, तो ये सभी वर्ण इसमें लिखे हुए हैं। तो आप आसानी से इसको अगर सूत्र को याद रखते हैं तो इन वर्णों को भी याद रख सकते हैं। अब दोस्तों इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है उनकी अगर यदि यहां पे मैं बात करूं तो वो आपके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि उच्चारण स्थान से संबंधित जो प्रश्नों की अगर यदि बात करूं यहां पे, तो सीधे सीधे अगर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए, क वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, क वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अब जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, या फिर पूछ लिया जाए वकारस्य, वकारस्य किम, सीधे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। या फिर पूछ लिया जाता है द्विवर्णस्य उच्चारणम भवति, द्विवर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, ये इस प्रकार के जो प्रश्न है वो उच्चारण स्थानों से संबंधित बन सकते हैं। या फिर पूछ लिया जाता है कि कंठ्य वर्ण नास्ति, कंठ्य वर्णः वर्ण नास्ति, यानी कंठ्य वर्ण नहीं है, निम्न में से कौन सा कंठ्य वर्ण नहीं है। तो ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपके इससे रिलेटेड होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर यदि अपन बात करें अब आगे कि इन वर्णों के उच्चारण से साथ साथ या उच्चारण काल भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका उच्चारण काल क्या होता है दोस्तों। तो देखिएगा अब यहाँ पे लिखा हुआ वर्णों का उच्चारण काल, इससे संबंधित भी प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है व्यंजनम च भवति, व्यंजन होता है, वहां पे लिखा हुआ होता है ऑप्शन में एक मात्रिक,
द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। वैसे मैंने आपको जब स्वरों के भेद बताए उस समय मैंने अभी बताया आपको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व वो एक मात्रिक होता है। तो इसका मतलब उसके उच्चारण का जो काल है वो कितना होता है, एक मात्रा के बराबर होता है। तो इसलिए लिखा हुआ एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, यानी कि जो ह्रस्व स्वर है वो कितना होता है, एक मात्रिक होता है। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, ध्यान रखना। या इसका उच्चारण काल होता है वो एक मात्रा काल, और एक मात्रा काल का मतलब एक पलक झपकने के बराबर का जो समय है वो। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, यानी कि जो 2 मात्रा काल के बराबर जो वर्ण उच्चारण का समय लेता है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ। तो जो दीर्घ होता है वो क्या होता है, द्विमात्रिक होता है, द्विमात्रिक, यानी कि इसके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, यानी कि जो 3 मात्रा काल के उच्चारण का समय लेते हुए उच्चारित किए जाने वाला वर्ण है उसे प्लुत जानना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो प्लुत वर्ण है इसका उच्चारण होता है वो त्रिमात्रा काल के बराबर होता है, इसलिए प्लुत को त्रिमात्रिक कहा जाता है। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन वर्ण हमेशा अर्धमात्रिक होता है। तो दोस्तों आपके ध्यान में आ गया होगा कि व्यंजन हमेशा कैसा होता है, अर्धमात्रिक। ये ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक, और व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है। दोस्तों ये आपको मैंने जो बताया अभी उच्चारण स्थान 100% इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अभी हमने जो बात की थी इसके अंदर पाणिनीय शिक्षा से संबंधित वर्ण, और इसके अलावा हमने बात की थी उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान एक बार मैं फटाफट से इसको रिपीट कर लेता हूं दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और कौन से होते हैं, नासिका, जीवा, मूलम और उरस। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं, लेकिन सामान्यतः संस्कृत भाषा के अंदर कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है दोस्तों, 7 उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है। किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, उरस को सम्मिलित नहीं किया जाता है। और ये जो उच्चारण स्थान है इनमें सीधा सा प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है। जिसमें अधिक जो ऑप्शन देकर के आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है वो मुख शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुख हमारा उच्चारण स्थान नहीं है, मुख के जो अंग है वो उच्चारण स्थान है वर्णों के। नेक्स्ट आगे यदि बात करूं मैं, तो हमने बात की थी प्रत्येक जो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मैंने आपके सामने अभी सूत्र लिखा था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये जो 11 सूत्र है, आप ये 11 उच्चारण स्थान नहीं है, 11 उच्चारण स्थानों को याद करने के सूत्र है, तो आप इनको याद करें। अब इसके अलावा जो इससे बनने वाले प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, तो देखो यहां पर मैं बात करता हूं। एक तो कि निम्न में से कौन सा वर्ण, जैसे अगर यदि कह दिया जाए कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कितने हैं, तो देखिएगा यहां पर ध्यान रखें, ये अ आ 2 वर्ण, और ये आपके क वर्ग के 5 वर्ण, और 2 ये कितने हो गए 7, और 2 ये 9। तो कंठ से उच्चारित होने वाले कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 9। इसी प्रकार से तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या भी कितनी है, 9। 2 ये, 5 च वर्ग के, और 2 ये जो वर्ण लिखे हुए य और स, तो ये इस प्रकार से कुल कितने हो जाते हैं, 9 वर्ण। दोस्तों नेक्स्ट है मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या भी कितनी है, 9। ये आपके री और री दीर्घ 2, 5 ट वर्ग के 7, और 2 ये वर्ण र और मूर्धन्य सकार हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर यदि बात करें हम दंत से उच्चारित होने वाले, तो दंत में ली का दीर्घ नहीं होता, इसलिए 1 कम हो गया, तो कितने हो जाएंगे, 8। ये आपके 8 ली, त वर्ग के 5 6, 5 और 1 ये ली 6, ल और ये दंतीय सकार, तो कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8। इसी प्रकार से ओस से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या की बात करूं तो उ और उ दीर्घ 2 हो जाते हैं, और दूसरे 5 प वर्ग के 7 वर्ण, और 1 ये जो उपदमानीय वर्ण 2 लिखे हुए, लेकिन इनकी संख्या 1 गिनी जाती क्योंकि ये इसका अल्प प्राण और महाप्राण रूप है, तो ये 1 माना जाता है, और इसलिए
इनकी संख्या कितनी हो जाती, जैसे अभी मैंने बात की थी उपमान्य वर्ण 1, जीवामूल्य वर्ण की संख्या भी कितनी है 1। नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या, तो दोस्तों ये 5 प्रत्येक वर्ग के 5वें और 1 ये अनुस्वार। तो नासिका से उच्चारित होने वाले, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है संख्या के अंदर कि नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों 6। फिर अब दूसरी बात आती है ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के 2-2 उच्चारण स्थान है, और एक मैंने आपको बताया ए आई के 2 उच्चारण स्थान है। इसके अलावा ओ और औ के 2 उच्चारण स्थान है दोस्तों, और इसके अलावा मैंने आपको अभी एक बताया वह जो वर्ण है इसके भी 2 उच्चारण स्थान है। तो ये कुल मिलाकर के 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है। ये हमने बात की थी उच्चारण स्थानों की। अब इसके बाद में मैंने बात की थी उच्चारण स्थानों के काल की। दोस्तों मेरा ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद में मैं आपके लिए वीडियोज लेके आने वाला हूं वर्णों के प्रयत्न का, जो वर्णों के प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और वर्णों के कौन कौन से प्रयत्न होते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मुझे ये एक तरीके से हौसला देने का प्रयास करें कि मैं जो ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूं वो बहुत ही सफल होने वाली है। इसका फायदा आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसका मुझे एहसास जरूर करवाएं दोस्तों। मैं आपके इस रिफ्लेक्शन का, आपके इस रिप्लाई का उम्मीद करता हूं, और ये कोशिश करूंगा आगे भी कि आपके लिए यूजफुल वीडियो ऐसे लेके आता रहूं और हमारा चैनल आप तक पहुंचता रहे और आपके लिए नया नया ज्ञान आपके लिए उपलब्ध करवाता रहे। उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।